नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज की खास पेशकश जनादेश 2024 में। मैं हूं मुकुल शर्मा। जनादेश में हम बात करेंगे लगातार किस तरीके से जो सियासी पारा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हर एक दल जीत पर अपना दावा ठोक रहा है और ऐसे में अलग अलग दलों की बात की जाए, फिर चाहे एनडीए गठबंधन की हम बात करें या आईएनडीआई की बात की जाए, हर एक दल अपने दावे पेश कर रहा है। और इस बीच क्या कुछ खास रहा है आज दिन भर इस आने वाले चुनावों को लेकर, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचारी बचाओ आईएनडीआई गठबंधन का है मकसद। तृणमूल, कांग्रेस और वाम दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी की रैली में कहा, टीएमसी की है चाहत, भ्रष्टाचारियों को मिले आतंक का खुला लाइसेंस, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी दल पर कराती हैं हमले। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चुनावी रैली, लगाया आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में दंगे के बहाने भाजपा चाहती है राज्य में एनआईए की एंट्री। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस को हो रहा है दर्द। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन को बताया देश हित और संस्कृति विरोधी, कहा ऐसे दलों का अयोध्या में बने राम मंदिर से भी विरोध। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब में एक दिन का उपवास धरना। पार्टी ने कहा जनता चुनाव में देगी जवाब। भाजपा का पलटवार, केजरीवाल के खिलाफ शराब से शीश महल तक का कैंपेन किया शुरू। और मुख्तार के घर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश, परिजनों से की मुलाकात, कहा मुख्तार की छवि मीडिया में ठीक ढंग से नहीं की गई पेश। भाजपा ने बताया सियासी दौरा, बताया तुष्टीकरण की राजनीति। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कटांग से शुरू हुआ। पीएम के साथ खुली जीप में सीएम मोहन यादव और जबलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी मौजूद रहे। इस रोड शो में काफ़ी संख्या में जो जन सैलाब है वो यहाँ देखा गया। और जबलपुर की अगर बात की जाए तो पहले चरण में यहाँ मतदान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला। जलपाईगुड़ी में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है। कांग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फिर एक बार सामने आई है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हमलों का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए
संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में चुनावी जनसभा की। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध के मामले पर की जा रही कार्रवाई को लेकर उनका दर्द भी सामने आया। माहौल चुनाव का था तो राजनीति का होना भी जरूरी। ऐसे में दीदी ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में अस्थिरता फैलाकर एनआईए की एंट्री कराना चाहती है। करना दंगा तो वो जरूर करेंगे। 19 अप्रैल को मतदान है, 17 अप्रैल को वे दंगा करेंगे। राम तो आकर आपके कान में नहीं कहते कि आप दंगा करें, लेकिन ये लोग दंगा करेंगे और दंगा करके एनआईए को राज्य में दाखिल करवाएंगे। वहीं संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ शर्मनाक घटना में तृणमूल नेताओं के नाम उजागर हुए हैं। एक विधायक तक उसमें शामिल था। ममता सरकार विधायकों को आखिरी वक्त तक बचाने में लगी रही, लेकिन लोगों के दबाव में मामला दर्ज करना पड़ा। मां मानुष और माटी की बात करने वाली दीदी आखिरकार अपराधियों को क्यों बचाना चाहती हैं? वे जनता के अधिकारों के प्रति क्यों उदासीन हो रही हैं? भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। अब जब चुनाव में दोनों ही पार्टियां जा रही हैं और मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच है, तो वोट की चोट तय करेगी कि किसके दावे में कितना दम है। वहीं 370 वाले बयान पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर पार्टी तो हमलावर है ही, साथ ही केरल में मुस्लिम लीग के सहयोग से चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का नैतिक आधार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमास और फिलिस्तीन के आपसी संघर्ष को लेकर सरकार का स्पष्ट मत है कि आतंक के किसी भी प्रारूप के खिलाफ भारत हमेशा से है। ऐसे में कभी प्रियंका गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमास के समर्थन में विचार साझा करना, कभी सोनिया गांधी द्वारा पत्र लिखे जाना, केरल में हमास के समर्थन में रैली आयोजित करवाना, ये कांग्रेस की असली मानसिकता दर्शा रहा है। यानी कांग्रेस की नीति हमेशा देश को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बंटवारा करने की राजनीति का आरोप भाजपा की ओर से लगातार लगाया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में भारत सरकार अपना विषय दे चुकी है, उसके बाद आप प्रस्ताव पारित करते हैं, क्यों जी? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। उसके बाद प्रियंका गांधी जी उस पर ट्वीट करती हैं, सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं, हमास के समर्थन में रैली होती है केरल में, बुरहानपुर में हमास के समर्थन में नारे लगते हैं। बहुत साफ है रणनीति। भारत को तो क्षेत्र, जाति, भाषा, राज्य में तोड़ के रखना है और किन्हीं दूसरी शक्तियों को देश के पार हमास तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि अगर उनका दिल इतना धड़कता है कि वो हमास के पक्ष में बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि धारा 370 से उनका कोई लेना देना नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के असली चरित्र को दिखा देता है। तो कांग्रेस के असली चरित्र कैसा है, इस बारे में भाजपा ने यहाँ आरोप भी लगाया। वहीं हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर उनकी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया। ये घटना बांसबेरिया में काली पूजा करने के दौरान घटी। शनिवार रात वे बांसबेरिया में काली पूजा करके लौट रही थी। इस दौरान काले झंडे लिए कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला किया। गाड़ी में घुसने का प्रयास किया गया। लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस की एक नेता और पार्षद इस दौरान वहां नजर आए। काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है,
माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है। पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है। टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। भाजपा ने इस हमले को डराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला करार दिया है। पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने निंदा की और कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। राजनीतिक दल कोई भी हो, यदि इस तरह के व्यवहार या इस तरह के आचरण अपनाते हैं तो उसकी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कोई भी दल का प्रतिनिधि यदि अपनी बातों को कहने के लिए जनता से संवाद करता है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनके ऊपर में हमला होता है, झंडे दिखाने का कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता और वेस्ट बंगाल की जनता भी इस बात को समझ रही है। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली के दौरान जो बातें कहीं, और देखा जाए तो अभी तक यही स्थिति सामने आती है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी नेताओं को बढ़ावा दे रही है, श्रेय उन्हें दे रही है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो चाहती है ऐसे ही नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस दे दिया जाए। देखिए, बिल्कुल खुला लाइसेंस है, आपने सही कहा। और आप देखें कि जिस तरीके से संदेश खाली में घटना हुई, उसके बाद आप देखें कि एनआईए की टीम के पास जो जब गई थी जांच करने के लिए बम धमाके के मामले को लेकर, उस समय एनआईए की जो टीम है उस पर हमला होता है। उससे पहले सीबीआई की टीम एक करप्शन के मामले में जाँच करने गई थी, तो सीबीआई की टीम को भी बंधक बना लिया जाता है। तो इस तरह की राज्य में व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से जो ममता बनर्जी की सरकार है उस पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो करप्शन का खेल इन्होंने खेला है, 3000 करोड़ की जो रकम इन लोगों ने हासिल की है, और वो रकम जो शिक्षक घोटाला है, जो राशन घोटाला है, उसके थ्रू इनको मिली है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो पाई पाई उन गरीबों को दिया जाएगा जिनके पैसे इन लोगों ने हड़प लिए हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने भी करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्य है और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देखें कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंसक जो घटनाएं वो निकलकर सामने आती हैं और लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया जाता। और यही बात है, प्रधानमंत्री ने जो तमाम जो लोग हैं उनसे आह्वान करते हुए कहा कि आप निर्भय होकर अपने घरों से निकलिए और मतदान करिए, और आपका जो मत है वो आपका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीएमसी के जो तथाकथित गुंडे हैं वो अलग अलग तरीके से जो मतदाता हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा प्रहार कांग्रेस पार्टी पर किया है। और आप यहाँ पर अगर देखें कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, जो लेफ्ट है वो अलग लड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी जो है वो उसकी पार्टी टीएमसी अलग लग रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर ये एक गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन राज्य में ये एक दूसरे के आमने सामने लड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इंडी गठबंधन की जो रूपरेखा है वो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर एक कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग, खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो टिप्पणी करी थी जम्मू कश्मीर के बारे में, देश के अलग अलग हिस्सों से जो जवान है वो जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, और इस तरह का अगर कोई बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो मतदाताओं पर पड़ता है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सोचती है जम्मू कश्मीर जो बयान आ रहे हैं इनसे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर असर करेंगी, और जब लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो असर है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। जेपी नड्डा खासतौर से तिरुचिपल्ली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने रोड शो किया, और तिरुचिपल्ली रोड शो के लिए ज़िला प्रशासन से अनुमति देने का इनकार कर दिया गया था पहले। हालांकि बाद में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने तिरुचिपल्ली में रोड शो की इजाज़त दी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे जेपी नड्डा
ये रोड शो कर रहे हैं और यहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से तिरुचिरापल्ली में जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है पार्टी के पक्ष में, और साथ ही साथ वहाँ पर अगर देखा जाए जो उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए, सीधे तौर पर पहले से रोड शो की जो परमिशन है, इजाज़त है, वो नहीं दी जाती, लेकिन उसके बाद कोर्ट के ज़रिए जो परमिशन है वो मिलती है। उसके बाद फिलहाल की ये सीधी तस्वीरें तिरुचिरापल्ली की, जहाँ पे रोड शो कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से रोड के दोनों तरफ जो भीड़ है वो भी नज़र आ रही है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ किए गए हैं। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली, जहाँ पे फिलहाल भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा रोड शो कर रहे हैं। जो लोग हैं वो सड़क के दोनों छोर पर देखे जा सकते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो सियासी हलचल हैं वो तेज़ होती जा रही हैं, लेकिन सियासी मैदान की कुछ और खबरें हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश। खासतौर से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज बिहार के नवादा में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मगध की धरती को नमन करते हुए कहा कि नवादा ने हमेशा भाजपा NDA को भरपूर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री ने INDIA गठबंधन पर भी राजनीतिक वार किए। बिहार में 3 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। प्रचंड प्रचार की धमक नवादा में गूंजी। प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल के दौरान हुए विकास का हिसाब दिया। PM ने कहा, नीयत सही हो और नीति स्पष्ट हो तो नतीजे सकारात्मक ही मिलते हैं। वहीं उन्होंने INDIA गठबंधन पर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की अगुवाई में बना यह गठजोड़ देश की संस्कृति का विरोधी है, और तो और ये प्रभु श्री राम के भी विरोधी हैं। देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी गठबंधन को संस्कृति और सनातन विरोधी कहे जाने के बाद
INDIA गठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। अपनी पार्टी का बचाव और सफाई देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि वे सनातन विरोधी नहीं हैं। क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। अगर ये लोग सनातन धर्म के विरोधी नहीं होते तो मुझे बताइए ना कि जब इन्हीं के घटक दल, कितनी ऐसी पार्टियां हैं, आप डाउन साउथ में चले जाइए, क्या कुछ नहीं कहा गया था DMK के द्वारा? जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं, तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? घर में बंद कमरे में पूजा करना और बाहर जाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कहां से उचित है? वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार के शासनकाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार के हालात के बारे में सब जानते हैं। प्रदेश में कहीं भी विकास नहीं हुआ था। उन लोगों को मिला था 15 साल, और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए, और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। बिहार के विकास की बात हो या संस्कृति विकास की, आज भले ही राजद दावा करे कि बिहार में जंगल राज और घोटाले का राज नहीं था, वो भले ही दावा करे कि वो सनातन विरोधी नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि चारा घोटाले और गुंडा राज ने बिहार को विकास की दौड़ में पीछे धकेला। वहीं लालू के कार्यकाल से लेकर तेजस्वी तक छद्म सेकुलरवाद इतना हावी था कि बिहार में कभी सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा रुकी तो तेजस्वी ने हाल में ही राम मंदिर और अस्पताल की तुलना कर राम मंदिर निर्माण पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाहिर तौर पर अब भले ही जो बयान हैं कुछ और दिए जाते हों, लेकिन जनता जानती है कि कैसे ना सिर्फ देश हित के जो फैसले थे उनमें रोड़े अटकाना, या जो जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं उसकी बात की जाए तो वहाँ भी अलग जो बयान है पहले नजर आते थे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके सरगना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन का सामूहिक उपवास रखा और कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि देश भर के 25 राज्यों में लोगों ने सामूहिक उपवास में हिस्सा लिया। वहीं भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ शराब से शीश महल तक का कैंपेन भी शुरू किया। शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। केजरीवाल जी कोविड में शराब नीति बनाते हैं और अपना शीश महल खड़ा करवाते हैं। दिखा हमको, भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। कहानी शराब घोटाले की है। बड़े किरदार केजरीवाल फिलहाल जेल में है, लेकिन कुर्सी नहीं छूटी। ये वही केजरीवाल है जो दहाड़ मारा करते थे, इस्तीफा तो बात बात पर मांगा करते थे। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की कस्में पीछे छूट गई। ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। तिहाड़ में केजरीवाल सरकार पहुंच गई। मनीष, सत्येंद्र सब जेल में बंद है और संजय बेल पर है। अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म धरने से शुरू हुआ था। पार्टी की फितरत में धरना आज भी मौजूद है। आज पार्टी नेताओं ने जंतर मंतर पर उपवास किया।
जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? नारे लगाए, कस्में खाई। पार्टी के जन्म से लेकर आज हुए धरने में अंतर नीयत का है। 12 साल पहले जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की हिमायत करते थे वो आज बदल चुके हैं और भ्रष्टाचारियों के हिमायती बन गए हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। नुकसान जनता का हुआ है। अलग राजनीति की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे में शराब से शीश महल की कहानी मिली है। नियत नियम की बातें करने वाले सियासत में माहिर हो चुके हैं। विरोधी की चाल कहकर बड़े आरोपों से आसानी से पल्ला झाड़ लेते हैं। भाजपा कहती है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। विश्वासघात जनता के साथ हुआ है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी सत्ता, सीट, सियासत की खिलाड़ी हो चुकी है। जिस कांग्रेस से कभी लड़ी थी आज उसी के साथ खड़ी है। मकसद लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों में से किसी पर किसी तरह से खाता खोलने का है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हाथ नहीं लगी। पार्टी चौतरफा चुनौती से गुजर रही है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता में केजरीवाल का पद बचाना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जेल से लेकर बेल तक की बात हो या धरना उपवास, देखना होगा और किस तरीके के राजनीतिक रंग अब यहाँ नजर आते हैं। वहीं राजनीति को माफिया मुक्त बनाने और शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कई दलों का इतिहास रहा है जिन्होंने माफियाओं और दबंगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोले हैं। बड़े बड़े अपराधियों को विधायक और सांसद का चुनाव लड़वाया। बिहार की राजनीति में कई नाम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने माफिया से सफेद पोश बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। 28 मार्च को अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से बांदा जेल में हुई थी। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद अंसारी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसी छवि दिखाई गई मुख्तार वैसे नहीं थे। कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट बैंक, वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। तो वोट बैंक के लिए माफिया को माफ करते हुए भी नजर आते हैं यहाँ राजनेता जो हैं। वहीं बात जम्मू कश्मीर की अगर हम करें तो यहाँ पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया। तो बात पुख्ता हो चुकी है, लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे।
और आइए अब नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आज पुडुचेरी में कांग्रेस के उम्मीदवार वी वैथिलीलिंगम के समर्थन में एक जनसभा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज गोलाघाट में एक जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज उन्होंने जाकर अपने क्षेत्र में लोगों के साथ मुलाकात की और एक रैली भी निकाली। राजस्थान के बीकानेर में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अन्नाद्रमुक के तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुपैया ने अन्नाद्रमुक नेता डॉक्टर सी विजयभास्कर के साथ करुमंडपम में चुनाव अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में देवगढ़ जिले के विकास के लिए बहुत काम किया। देश की जनता के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास बना हुआ है। वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज पूर्वी मिदनापुर के टीएमसी लोकसभा उम्मीदवार दीपक अधिकारी के समर्थन में रोड शो किया है। तो राजनीतिक दल और राजनेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और नए नए वादे भी किए जा रहे हैं। देखना होगा हर एक बढ़ते दिन के साथ किस तरीके से नए सियासी समीकरण इन चुनावों में नया रंग दिखा पाते हैं। फिलहाल आज के लिए जनादेश में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टीडी न्यूज़ पर मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।